गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज कक्षा 6 की अध्याय 4 जिसका शीर्षक है आरंभिक नगर के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। आप सभी का यहाँ पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आरंभिक नगर कैसे होते थे उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वर्तमान में हमारे देश में कई ऐसे खंडहर हैं जिसको घूमने के लिए हम लोग जाते हैं। आखिर इन खंडहरों का क्या महत्व है, तो आइए झारखंड के खंडहर के बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो चलते हैं पलामू की सैर पे। शोएब पलामू भ्रमण को लेकर काफ़ी उत्साहित था। वह परिवार के साथ बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर अवस्थित पलामू किला घूमने पहुंचा। वहां उसने पुराने और नए किले को देखा। उसके बाल मन में कई प्रश्न कौंध रहे थे। इस पुराने खंडहर को क्यों संरक्षित किया जा रहा है? उसकी जगह कोई नई इमारत क्यों नहीं खड़ी कर दी गई? इन खंडहरों के प्रति लोगों में आकर्षण और अपनापन क्यों है? तो आइए चलते हैं और जानते हैं इन खंडहरों का क्या महत्व है। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खंडहरों में ही होते हैं। ये अतीत की कहानी को बताने का एक माध्यम होते हैं, इसलिए आज ये हमारी धरोहर है। आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर खुदाई से खंडहरों के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। आइए इन दोनों नगरों के विस्तार से हम लोग जानें। नगरों के बारे में हम लोग जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कहानी क्या है? हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी जिले और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है। दोनों नगर विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे। कहा जाता है कि हड़प्पा एक ऐसा खंडहर है जहां की ईंटों से आज भी नए घर एवं नालियों का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये एक विशाल खंडहर के रूप में है और बहुत बड़े भूभाग में फैले हुए हैं, जहाँ की ईंट से अगर चाहें तो आप आज के घर और नालियों का भी निर्माण कर सकते हैं। हड़प्पा नगर हमारे पुराने शहरों में एक है। चूँकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही उपयुक्त समझा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये काफ़ी पुराने नगर है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो उसका एक उपाय है, रेडियो कार्बन बोलते हैं, C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। हड़प्पा की नगरीय विशेषता क्या थी? आइए इसको हम लोग समझते हैं। हड़प्पा की नगर की विशेषता को इतिहासकारों के अनुसार क्या है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। प्राय पश्चिमी भाग छोटा एवं ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा एवं निचले इलाके में था। ये हड़प्पा के बारे में हम लोग जान रहे हैं। संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहा करते थे, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। पूर्वी हिस्से में सामान्य लोगों के रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया। दोनों भागों की चहारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये ईंटें अच्छी एवं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसको बनाने में पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग होता था। यह संभवतः धर्मानुष्ठान संबंधी स्थान के लिए बना था, जिसका उपयोग सभी लोग करते थे। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदे एवं इनके पीछे अनेक छोटे छोटे
कमरे निर्मित किए गए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन छोटे कमरों का किस रूप में इस्तेमाल होता होगा। हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार, जिसको राजकीय भंडार कह सकते हैं, बने होते थे। इसमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अन्नागार कोठी यानी कि कोठी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन है। इनके रखरखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। कालीबंगा, जो कि अभी राजस्थान में है, एक कुएं के समीप 7 आयताकार बेदियां एक पंक्ति में मिली है। इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। लोथल में 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है। इससे पता चलता है कि लोग नागराज की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता यह भी थी कि वहाँ की इमारतें 2 या 3 मंजिला होती थी। घरों में आंगन होता था। आंगन के चारों ओर घर बने होते थे, जिसका दरवाज़ा आंगन में ही खुलता था। आंगन से हर घरों के पानी के निकास के लिए नालियां बनी होती थी, जो सड़क किनारे बनी सार्वजनिक नालियों में मिलती थी। इस तरह शहर का पानी मोहल्ले से बाहर निकल जाता था। शहरों में किसी तरह की गंदगी दिखाई नहीं पड़ती थी। हर मोहल्ले में पक्की सड़कें बनी होती थी। सड़कों की बनावट ऐसी थी कि जहाँ चौराहा होता था वहाँ की सड़कें 90 डिग्री के समकोण की तरह दिखाई पड़ती थी। 90 डिग्री समकोण की तरह बना होता था उनका बनावट। इसको सोचिए आप, वर्तमान में तो ईंटों की जुड़ाई के लिए सीमेंट, बालू, कंक्रीट उपलब्ध है। हड़प्पा काल में ईंटों की जुड़ाई कैसे होती होगी, क्योंकि उस समय तो सीमेंट नहीं मिलता होगा। आइए, उनका जीवन कैसा होता था, नगरीय जीवन। हड़प्पा एक विकसित नगर था। अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे। शासकों के महल बड़े सुंदर बने होते थे। महलों के निर्माण के लिए धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें दूसरी जगहों से मंगवाए जाते थे। शासक वर्ग के लोग मनको बोलते हैं, जैसे हार को, जो आभूषण के काम में आता है, पहनने के काम में आता है, मन को हार तथा सोने चांदी से बने आभूषणों का प्रयोग शौक के लिए करते थे। नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार लोग भी रहते थे। लिपिक वर्ग के लोग लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे। शिल्पकार लोग सिक्कों की ढलाई तथा कलाकार नक्काशी का काम करते थे। व्यापारी वर्ग के लोग नगरों के अलावा दूर दूर तक व्यापार करते थे। यह हम चित्र में देख रहे हैं, चित्र 4.1 महान स्नानागार, जिसको आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। इस क्रम में दूसरी जगहों के वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। शासक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों की खुदाई करवाते थे। क्या आपको पता है कि नगर में रहने वाले लोगों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता था? तो आइए उनके भी बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोग गांव में भी रहते थे। ऐसा नहीं कि सारे लोग शहर में रहते थे, कुछ लोग गांव में भी रहते थे। और जो लोग गांव में रहते थे वो लोग धान, गेहूं, मटर, चना, तिल, सरसों आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। इन खाद्यान्नों को शहरों में लाकर बेचते थे, जिससे शहर के लोगों को खाद्यान्न प्राप्त होता था। खेतों को जोतने के लिए हल, बैलों का प्रयोग होता था। मवेशियों के चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये देख सकते हैं आप चित्र 4.2 हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। एक मजदूर है जो बैठ के ईंटों को जोड़ रहा है, उसकी आकृति हम लोग देख रहे हैं। वहाँ की शिल्पकारी भी अनूठी हुआ करती थी। तो आइए हम लोग देखते हैं अनूठी शिल्पकारी। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीज़ें प्राप्त हुई है। अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे, जिन पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं।
मन के यानी कि हार, बाट यानी कि जिसको हम लोग आज वजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बटखरा, और फलक शिकार के लिए इस्तेमाल होता है, को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। यह कहा जा सकता है कि स्वर्णकार और कारीगर काफ़ी पारंगत थे। उसका नमूना हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार का कारीगरी है। ये आप देख रहे हैं चित्र 4.3, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला बना हुआ है और सड़क भी बना हुआ है। चूँकि ये अब खंडहर में तब्दील हो गया है, मगर ये काफ़ी पुराना है, इसलिए इस रूप में आज हमें मिलता है। यह भी जाने, आग में पके मिट्टी के बर्तनों को टेराकोटा कहा जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। मिट्टी के बर्तन को क्या कहते थे? तो आग में पके मिट्टी के बर्तन को हम लोग टेराकोटा कहते थे। और उस समय के कुछ खास नक्काशी आपके सामने है, जिसका चित्र 1 को जो देख रहे हैं हम लोग, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। यह हड़प्पा काल में प्रचलित बाट का चित्र है। इसे चर्ट पत्थरों से बनाया गया था। चर्ट, इसका उपयोग बहुमूल्य धातुओं एवं अन्य वस्तुओं को तौलने के लिए होता था। बटखरा का इस्तेमाल होता था। और चित्र ख को आपने देखा, यह मन के हार का चित्र है। एक बार देख लीजिए कितना बेहतरीन नक्काशी की गई है इसकी, और कई प्रकार के आभूषण बनाए गए हैं। इसको लोग अपनी शोभा बढ़ाने के लिए पहना करते थे। इनमें से कई मन के कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। एक खास प्रकार का पत्थर होता है जिसको कार्निलियन पत्थर कहते हैं। पत्थरों को काट एवं तराश कर मन के बनाए गए थे। माला बनाने के लिए मनकों के बीच में छेद किया जाता था। और चित्र गौ में सुंदर फलक बनाए गए थे, जिसका उपयोग वो किसी चीज़ को काटने के लिए किया जाता था। वो लोग करते थे काटने के लिए। समझ लीजिए आज का आधुनिक हथियार चाकू हो सकता है। चाकू नुमा ये आकृति है, जिससे काटने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। उस समय का एक सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। इसके अलावा चांदी के बर्तन एवं तांबे के कुछ वस्तुओं की सूती कपड़ों के टुकड़े एवं धागे चिपके हुए प्राप्त हुए हैं। कई अन्य स्थानों से भी प्राप्त कुछ वस्तुओं पर सूती कपड़े की छाप देखने को मिलती है। कहा जा सकता है कि इस समय सूती वस्त्र एवं बुनाई उद्योग विकसित था। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कताई के लिए तकलियों का प्रयोग होता था। आज भी हम लोग सूती वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हड़प्पा के समय से चला आ रहा है। तो अध्याय 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने जिन गांव के बारे में पढ़ा था, क्या वहाँ भी धातु का प्रयोग होता था? क्या वे पत्थरों के बाट बनाते थे? आइए कुछ खास प्रकार के मुहर और मुहरबंदी का प्रयोग क्यों होता था, क्या चीज़ है, उसके बारे में जानते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजे जाने वाले सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए मुहरों का प्रयोग होता था। थैलों को बंद करने के बाद उसके ऊपरी हिस्सों में लगे गांठों पर मिट्टी का लेप लगाकर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहा जाता था। मुहर की छाप का नहीं टूटना इस बात को बताता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसका वो पहचान था। ये हम लोग देख पा रहे हैं चित्र 4.4, लोथल का बंदरगाह, जो कि वर्तमान में भारत में है। लोथल उपर्युक्त वस्तुओं का निर्माण कुशल कारीगरों या विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके यानी कि हार चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्ची कारी करना आदि। चित्र 4.5 उसका उदाहरण है। को देखने से यह पता चलता है कि मूर्ति का चेहरा बड़े आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी भी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ऐसा काम कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसके दाढ़ी तक बनाए गए हैं।
और इसको वस्त्र भी पहनाया गया है। तो उस समय के कलाकार कितने महान होते होंगे जो इतना बेहतरीन नक्काशी कर पाते होंगे। इन सुंदर मूर्तियों को केवल पुरुष ही बनाते थे, इनका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्हें स्त्री और पुरुष दोनों बनाते होंगे अनुमान के आधार पे। ये चित्र 4.5 जो है पुजारी की मूर्ति है। विश्व की अन्य सभ्यताएं, ये हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे हड़प्पा संस्कृति। अब हम लोग जानते हैं विश्व की अन्य सभ्यताएं। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में हो रहा था, उसी समय विश्व की अन्य सभ्यताएं फल फूल रही थी। मेसोपोटामिया हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। यह दजला, टिग्रिस और फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। इसमें आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान के क्षेत्र शामिल थे। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। कांस्ययुगीन, कांसा के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, कांसा की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो आइए जानते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। यूनानी अर्थ है इसका दो नदियों के बीच। दो नदियों के बीच की जो जगह होती थी उसको मेसोपोटामिया कहते थे। सैंधव निवासियों का विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। लोथल एवं अन्य सैंधव नगरों से मेसोपोटामिया के विविध वस्तुएं जैसे खानेदार मनके, सेलखड़ी की बटन आदि मिली है। उस मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगारदान मिला है। इससे पता चलता है कि हमारे हड़प्पा में भी तांबे का इस्तेमाल होता होगा। चित्र 4.6 मेसोपोटामिया की एक इमारत है। फेंस क्या है इसको भी जान लीजिए। फेंस को बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था। बाद में इस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस परत का रंग सामान्यतः नीला या हल्का होता था। फेंस से निर्मित मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन मिले हैं, इनसे बनाए जाते थे। अब आइए कुछ खास बातों को हम लोग यहाँ विस्तार पूर्वक जानते हैं। इसमें हम लोग प्रमुख स्थल उसके किस नदी के किनारे है और उसका खोजकर्ता कौन है, किस वर्ष में उसकी खोज हुई है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी वर्तमान में कहाँ अवस्थित है उसको जानते हैं। तो पहला है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है, जिसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। वर्ष 1921। वर्तमान में स्थिति है पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, राखालदास बनर्जी इनके खोजकर्ता हैं। वर्ष 1922। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला। चान्होदड़ो, चान्होदड़ो सिंधु नदी के ही किनारे है। गोपाल मजूमदार इनके उत्खननकर्ता खोजकर्ता हैं। वर्ष 1931। सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अब हम लोग लोथल के बारे में जानेंगे। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, जिसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता रंगनाथ राव 1955 एवं 1962। गुजरात का अहमदाबाद जिला। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे यगदत्त शर्मा इनके खोजकर्ता है 1953 एवं 1956। पंजाब का रोपड़ जिला। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। बीभी लाल एवं बीके अय्यर जो कि 1953 में खोज किए हैं। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। और सातवां धौलीवीरा, इसका नदी नहीं है। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 में इसकी खोज हुई थी। गुजरात का कच्छ जिला। और ये जो चित्र देख रहे हैं हम लोग नीचे, ये चित्र 4.7 हड़प्पा की एक मोहर है। और चित्र 4.8 पक्की मिट्टी के खिलौने। ये हमारे आज के आरंभिक नगर के
विस्तार पूर्वक हमने यहाँ देखा आरंभिक नगर को, जो हमारे वर्तमान नगर से भिन्न है, और उनकी खासियत को हमने यहाँ बारीकी से बताया। आप ध्यानपूर्वक इसको आप सुने होंगे। इसके लिए धन्यवाद।